सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस पावर पैक्ड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर सीए इंटर ऑडिट। इस रिवीजन की खास बात क्या रहेगी सर? इस रिवीजन में ना तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ जो आईसीआई के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो आईसीआई के तड़कते भड़कते क्वेश्चंस हैं, तड़कती भड़कती केस स्टडीज हैं, उनको भी हम इस रिवीजन में कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस रिवीजन पे हम लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना? 444 लाइक्स का, एंड आई एम श्योर आप इस टारगेट को जल्द ही पूरा करा देंगे। नाउ द रिवीजन बिगिंस। हम सर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग की, क्या क्या ऑडिटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ऑडिटिंग करनी क्यों है, हमको ऑडिटिंग करनी क्यों, इसकी नीड क्या है ऑडिटर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर बनने के पैसे मिलते क्यों हैं? तो भाई सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया रिलायंस लिमिटेड का। अब ये जो रिलायंस लिमिटेड है, इसमें पैसे किसके लगे हैं सर? शेयर होल्डर्स के। सिर्फ मोटा भाई नहीं है, मुकेश अंबानी नहीं जिन्होंने पैसे लगा रखे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं पूरे इंडिया में, कई लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या यही पैसे को मैनेज कर रहे हैं? आंसर इज नो। जो पैसा है वो मैनेज कर रही है इसकी कंपनी की मैनेजमेंट। अब जो शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि भाई पूरे साल जो तुमने पैसे के मजे लिए, उसमें कितना प्रॉफिट कमाया, क्या क्या किया, वो सब हमको जानना है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देती है, जिसमें बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, कैश फ्लो आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, एवरीथिंग आती है। अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट की जो कमीशन है वो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, तो ये लोग हमेशा चाहेंगे रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा दिखाए। तो शेयर होल्डर को ना बेसिकली रत्ती भर भी मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है। इन लोगों को मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक भरोसा चाहिए। तो सर ये भरोसा कौन दिलाएगा? ऑडिटर दिलाएगा। जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं ऑडिटर दिलाएगा। अब याद रहे, ये जो ऑडिटर है ना तो ये शेयर होल्डर्स का पार्ट होना चाहिए, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, ना ही ये मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मैंने आपको रेफरेंस भी दी थी कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 जो आप कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ते हो, वहां पे इस चीज के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बहुत प्रोविजंस दे रखे हैं। तो बेसिक चीज जो हमने 100 बात की समझ ली सर, क्या हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए जो कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा। ये बेसिक बात समझ आती है सर। फिर मैंने आपसे पूछा कि ऑडिट होता क्या है। कल को कोई राह चलता आदमी या औरत, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप उसको बोलोगे ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना। वो कहेगा यार क्या है यार, प्रोफेशनल होके ऐसे बातें करते हो, तमीज से बताओ। तो आप बोलोगे ऑडिट इज अ एग्जामिनेशन नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। हम भेदभाव नहीं करते, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमको फर्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म, यानी आप छोटी एंटिटी हो या बड़ी एंटिटी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सोल प्रोप्राइटर हो, फर्म हो, एलएलपी हो या कंपनी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, आप ऑडिट करा सकते हो। अब सर ये ऑडिट होता क्यों है? ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो सारे बच्चे मुझे फटाफट एक बार ऑडिट की डेफिनेशन रिकॉल कराएंगे। सर ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी। अब उसमें भेदभाव मत करना, यानी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। क्यों? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो किसकी क्यों करके हमको ये डेफिनेशन इजीली याद रह सकती है। अब सर सवाल आता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन कैसे करने हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बने होने चाहिए? तो मैंने आपको दिखाया सेक्शन 129 सबसेक्शन 3। जो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 है कंपनीज एक्ट का, वो सेक्शन 129 क्या कहता है? 129 कहता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। इसके लिए दे शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 एंड शुड बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या मैं बोल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके हिसाब से बने होने चाहिए? हाँ सर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्यार से बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और हमको ये बात समझ आ गई कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना सबका सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं छोटी छोटी एंटिटी, उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं उन पे इंड एस लगते हैं। तो यानी जैसी एंटिटी वैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एफआरएफ के हिसाब से नहीं, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनने चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर ये बात हम सबको क्लियर है। अब इसकी एप्लीकेबल एफआरएफ की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। ये वो एफआरएफ है जो मैनेजमेंट ने उठाया मतलब अडॉप्ट किया है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। क्या मैनेजमेंट कोई भी एफआरएफ उठा सकती है? नहीं, ये वो एफआरएफ उठाएगी जो साथ ही साथ एक्सेप्टेबल भी होगा, जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल भी होगा। क्या? दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी तो उसका एफआरएफ अलग होगा, एनपीओ है तो उसका एफआरएफ अलग होगा, वो तो इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट बनाती है। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। एंड साथ ही साथ आप ये देख लो, या फिर जैसा लॉ कहे, जैसा लॉ कहे। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट के लॉ में क्या लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, शेड्यूल 3 फॉलो करो, तो जैसा लॉ कहेगा वैसा एप्लीकेबल एफआरएफ हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आता है सवाल कि सर ऑडिट में जब गलती मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिसस्टेटमेंट। एंड ये जो मिसस्टेटमेंट है गलती से भी हो सकती है, जानबूझ के भी हो सकती है। सो इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अगर इंटेंशनल है तो इसको बोलेंगे फ्रॉड, अनइंटेंशनल है तो इसको बोलेंगे एरर। तो जब भी आप मिसस्टेटमेंट बोलते हो, इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बोलो मेरे साथ, मिसस्टेटमेंट्स कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। अब मिसस्टेटमेंट होती क्यों है? बड़ा सिंपल है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं और जैसे बनने चाहिए थे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा? सिमिलैरिटी या डिफरेंस? डिफरेंस। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन 4 थिंग्स, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ ACPD, कम ऑन, ACPD। अब ये ACPD क्या है? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दैट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट वाज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सर इसके एग्जांपल बताओ ना, इसके एग्जांपल बताओ ना। आईसीआई इसके एग्जांपल पूछता है क्वेश्चन बैंक में, तो मैंने कहा इसके एग्जांपल बड़े सिंपल है, ये ACPD से ही आपको इसके एग्जांपल आ जाएंगे। अमाउंट्स के रिलेटेड क्या क्या एग्जांपल थे? अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका छोटा भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इनएप्रोप्रिएट है, इफ योर अकाउंटिंग पॉलिसी इज इनएप्रोप्रिएट, दैट कैन लीड टू रॉन्ग अमाउंट्स। इसी तरह अगर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट गलत है, डिफरेंट है फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू रॉन्ग अमाउंट्स। या मैनेजमेंट ने क्या कर रखा था? करंट एसेट्स बढ़ा के दिखा रखे थे, करंट एसेट्स बढ़ा के दिखा रखे थे, ओवरस्टेट कर रखे थे। यानी कौन से एसेट्स को बढ़ा के दिखा सकते हैं कैश के अलावा? डेटर्स और इन्वेंट्री। पीएनएल में कौन सा आइटम एंटिटी बढ़ा रही थी? खर्चे। यानी दे आर शोइंग फेक एक्सपेंसेस ताकि वो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह ले सके। तो ये आपने अमाउंट वाले 4 बातें ध्यान रखनी है। जल्दी से बताओ, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, बढ़ी हुई चीजें क्या है? डेटर, इन्वेंट्री, खर्चे। क्लियर है? क्लियर है सर। क्लासिफिकेशन का पॉइंट क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में डाल दिया, ये भी गलत हो गया। प्रेजेंटेशन में कोई पॉइंट आईसीआई की तरफ से नहीं है, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने गलत लिया है। एंड लास्ट में डिस्क्लोजर इज नॉट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। इसका हमने कौन सा क्वेश्चन किया था क्वेश्चन बैंक में? जल्दी से बता दो सारे बच्चे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या सीखा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सर इस केस में क्या था, ये जो कंपनी है इसने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ एफडीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो जो डिविडेंड आ रहे शेयर्स में, ये उसका नेट अमाउंट दिखाती है पीएनएल में। नेट अमाउंट का क्या मतलब है? 2 लाख का डिविडेंड आया, 20,000 टीडीएस कट गया, तो इसने पीएनएल में से 1.8 लाख दिखा दिया। इसी तरह से अगर इसको कोई बैंक इंटरेस्ट मिला है 3 लाख का, 30,000 काट के इसने सिर्फ 2.7 लाख पीएनएल में दिखा दिया। और जो इसका नेट गेन था ऑन सेल ऑफ शेयर्स, इसने 5 लाख दिखा दिया। तो इसने क्या किया ना, पीएनएल में नेट का टोटल करके 9.5 लाख दिखा दिया। अब हम सबको पता है कि पीएनएल में पहले अमाउंट ग्रॉस पे आती है, रेवेन्यू, जो भी इनकम है वो ग्रॉस पे आती है, टैक्स लास्ट में जाके काटा जाता है। तो इसकी इनकम आनी कितनी चाहिए थी? सर आप ग्रॉस इनकम उठाओगे तो जो ग्रॉस अमाउंट है वो उठाएंगे, यानी 2 लाख का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, बाकी 3 लाख का आ जाएगा। और दूसरी जो चीज थी यहां पे 5 लाख वाली, तो ये ग्रॉस ग्रॉस ऐड करके यहां पे 10 लाख आनी चाहिए। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ये बेसिक बात आपको लिखनी है। इसके अलावा और क्या लिखोगे? इन लोगों ने बोला यहां पे मिस स्टेटमेंट, तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। एंड लास्ट में पूछा एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो जो एग्जांपल्स बताए हैं आप कोई भी 4 से 5 एग्जांपल यहां पे लिख के चल सकते हो। गॉट इट? गॉट इट सर। अब सर क्या ऑडिटर को सब मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है या किसी पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है? सोनाक्षी सिन्हा कहती थी ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो क्या ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट से डर लगता है या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट से डर लगता है? बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों। सर ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर इज अफेक्टेड ओनली बाय मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है ऑडिटर को, और किसी मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता। और बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो भी मटेरियलिटी अपन निकालते हैं, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, जो हम ऐसे 320 में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब सर ये ऐसे क्या होता है अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में इस रिवीजन में, डोंट वरी अबाउट इट। अब लास्ट में एक और बढ़िया हमने बात डिस्कस करी। सर क्या जो हमारा ऑडिटर है, सारे बच्चे बताओ फटाफट, क्या जो ऑडिटर है वो गारंटी दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? अगर गारंटी नहीं दे सकता तो क्या दे सकता है? ओनली
आर ए यानी सिर्फ ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है. सो ऑडिटर कैन नेवर गिव एन गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि मैनेजमेंट अगर कोई फ्रॉड करेगी तो उसको छुपाने की कोशिश करेगी, और ऑडिटर बेचारा इतना समझदार नहीं है कि फ्रॉड्स वगैरह पकड़ पाए. तो आप ये कह सकते हो कि वो गारंटी तो नहीं दे सकता. गारंटी का दूसरा नाम है 100% कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, यानी एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी नहीं दे सकता. तो क्या दे सकता है? आरए यानी रीजनेबल अश्योरेंस. मोटा माटी जो मैंने चेकिंग करी उसके हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. अब रीजनेबल अश्योरेंस क्या थी? एक्शन टाइम. इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. डू इट विद मी. इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. ये आगे हमको काम आएगा. अब सर आरए मिलेगी कैसे? हाउ डू वी गेट अ रीजनेबल अश्योरेंस? तो हमने एग्जांपल लिया परचेजेस का. फॉर एग्जांपल मुझे परचेजेस चेक करनी है, तो परचेजेस चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगा? परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, और क्या होता है? पेमेंट, और आखिरी में क्या था? क्वालिटी चेक करना जरूरी है. कल को आईफोन की जगह साबुन की टिकिया भेज दे तो ये सब जो मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं? ऑडिट एविडेंस. तो जब आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाती है. क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं सर. इस ऑडिट एविडेंस में 2 क्वालिटीज होनी चाहिए. क्या? क्वांटिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए. मतलब 2 फीचर्स होने चाहिए इस ऑडिट एविडेंस में, क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी. क्वांटिटी का मतलब है इट शुड बी सफिशिएंट, क्वालिटी का मतलब है इट शुड बी एप्रोप्रिएट. ऐसा नहीं है कि मैं परचेजेस को चेक करने के लिए सेल्स इनवॉइस देख रहा हूं. ऐसा बुद्धुओं वाला काम नहीं करना. तो 2 चीजें होनी चाहिए, सफिशिएंसी भी, एप्रोप्रिएटनेस भी. तभी हम प्यार से इसको क्या बोलते हैं? साई. साई का मतलब है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. गॉट इट माय फ्रेंड्स? यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर. तो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो ही चुके हैं, तो बता दो ऑडिट की साइकिल क्या थी. बिना चीटिंग करे सारे बच्चे ऑडिट की साइकिल बताएंगे. सर बड़ी सिंपल है ऑडिट की साइकिल. हमको चाहिए एविडेंस, ऐसे नहीं मिलेगा. प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा. आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा. यानी सपोज अगर मुझे परचेज ऑर्डर चाहिए तो मुझे परचेज ऑर्डर को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई परचेज ऑर्डर में क्या लिखा है, इनवॉइस में क्या लिखा है. तो आई विल परफॉर्म माय प्रोसीजर्स. फिर क्या मिलेगा? एविडेंस. एविडेंस पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा? कंक्लूजन, कि सब सही है कि नहीं. और उस कंक्लूजन के बेसिस पे मैं क्या फॉर्म करता हूं? ओपिनियन, कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. एंड लास्ट में ओपिनियन घर पे मत ले जाना, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट कर देना. तो ये सिखाता है हमको क्या? ऑडिट प्रोसीजर. प्रोसीजर से मिलेगा एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन की गलती है या नहीं, एंड उसके बेसिस पे हम फॉर्म करेंगे ओपिनियन एंड रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट. एकदम लॉजिकल फ्लो है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर है सर? अब ऑडिट करना कैसे? अकाउंट कैसे बनाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सेक्शन 129 में लिखा है. तो ऑडिट कैसे होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. कहां देखा हमने? सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है ऐसा होना चाहिए. ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, काम की लगे तो रखो वरना छोड़ो. ठीक है, गॉट इट. बस इतना पता है कि कंपलसरी है. ठीक है सर. अब सर एसेस का राजा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिवीजन, वो कौन है? एसे 200. जो एसे 200 है वो हमको बताता है कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर. बताया था ना मैनेजमेंट से लेना देना, ना शेयर होल्डर से लेना देना. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये कैसे अचीव होगा? व्हेन यू कंडक्ट द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो इसको हम प्यार से बोलते हैं राजा जी को उय्या कासा. क्या बोलेंगे प्यार से? उय्या कासा. क्या बोलते हैं? उय्या कासा. अब सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 चीजें. सबसे पहले क्या चाहिए? आरए. आरए 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 किसको लेके? रीजनेबल अश्योरेंस किसको लेके? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. दूसरी बात भी हो गई. अब सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो हम क्या फॉर्म करेंगे? ओपिनियन. ओपिनियन में बस आप ये बोलोगे जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बने जैसे बनने चाहिए थे. किसके हिसाब से बनने चाहिए थे? शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. प्यार से क्या बोलते हो? एप्लीकेबल एफआरएफ. तो ओपिनियन बनेगा कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ. 3 बातें हो गई. रीजनेबल अश्योरेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ओपिनियन बना लिया. अब क्या करें? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट. हम कहीं ना कहीं रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट कर देंगे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. लास्ट बार चारों के चारों पॉइंट्स में को एक बार फटाफट रिकॉल कराओ. आरए. आरए क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्या फॉर्म किया? ओपिनियन. ओपिनियन को क्या किया? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. डील डन? डन सर. अब आखिरी पार्ट में हमने कुछ नहीं किया था. जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं इन्हीं को चुपचाप बस एक्सपेंड कर दिया. एनालिसिस में क्या किया? पहले आरए के बारे में बताया कि आरए चाहिए वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. अब इसके बारे में जो नॉलेज है उसको शो ऑफ किया कि आरए एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है. तो मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या होती है? 100% अश्योरेंस, गारंटी. आरए क्या था? एक्शन टाइम. इट इज अ हाई
बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। उसके बाद मित्रों फिर आप बात करोगे सेकेंड पॉइंट की, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहां पे मटेरियलिटी वाला पार्ट इग्नोर करना, बस बोलना मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इतना काफी है। फिर थर्ड पार्ट आएगा ओपिनियन। ओपिनियन क्या था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, और ओपिनियन को क्या करेंगे, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर एसएस। हमने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया ऑडिट रिस्क। सर ऑडिटर की रिस्क क्या है कि जो बेचारा ओपिनियन देने वाला है वही गलत हो जाए, वही गलत हो जाए। यानी उसने तो बोल दिया क्लीन ओपिनियन, उसने एकदम क्लीन ओपिनियन दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। यानी बेचारे से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट गई। तो क्या आप ये जो ऑडिट रिस्क है इसको जीरो कर सकते हो? क्या आप ये आश्वासन दे सकते हो, ये कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि आप सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ लोगे? द आंसर इज नो। ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, कंप्लीट अश्योरेंस नहीं दे सकता कि मैं सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ लूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। सो ऑडिट रिस्क कैन ओनली एंड ओनली बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। आप इसको जीरो नहीं कर सकते बिकॉज एज अ ऑडिटर हो सकता है आपसे कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाए। अब इसका रीजन क्या है कि हम सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। इसका रीजन क्या है कि हम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते? तो दोनों का रीजन एक ही है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ये जो ऑडिट प्रोसेस है इसके अंदर ही इनहेरेंट ही कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से बेचारा ऑडिटर सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं पकड़ पाता। पहली मजबूरी उनकी तरफ से, सर उनकी तरफ से यानी मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट का काम क्या है? सर मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने 3 मजबूरियां डिस्कस करी, जल्दी से बताओ क्या? सर सबसे पहले जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट बना रही है, दैट इज अ जजमेंट, कि उसने एस्टीमेट किया कि हमको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इन अ कोर्ट केस, तो दैट इज अ जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। अब ये जो मैनेजमेंट ने जजमेंट बनाई है, हो सकता है मैनेजमेंट का सोचने का तरीका कुछ और हो, मेरा सोचने का तरीका कुछ और आपका सोचने का तरीका कुछ और हो। तो ये जो जजमेंट्स होती है ना, दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो आप सबसे पहले बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? राइमिंग जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, और ये जो जजमेंट है इसमें एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। ठीक है सर, और अल्टीमेटली जो डिसीजन है ये किसका है? कोर्ट का है। आहा, तो जब कोर्ट का डिसीजन है कि कितनी पेनल्टी लगेगी एक कंपनी पे, तो क्या मैं बोल दूं वो जो एस्टीमेट बना रही है मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया, देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ सर, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, जजमेंट में है सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव डिसीजंस होंगे, और अल्टीमेटली डिसीजन कोर्ट का होगा, तो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। लास्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा था? सर लास्ट पॉइंट में हमने सीखा था जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है ना मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाती है? ताकि उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, सपोज एंटिटी ने कंट्रोल लगा रखा है। सर क्या कंट्रोल लगा रखा है? जो एंटिटी का गुड्स रिसीविंग सेक्शन है, जो एंटिटी का गुड्स रिसीविंग सेक्शन है, इसमें जब गुड्स आएंगी तो गुड्स के साथ बिल भी आएगा, और जब बिल आएगा तो आपको बिल पे स्टैंप लगाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि भाई मेरे को गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। और जब बिल पे स्टैंप और साइन होगा विद द डेट एंड टाइम, तभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट रिलीज करेगा। तो इस कंट्रोल को लगाने का रीजन क्या था? सर इस कंट्रोल को लगाने का एक ही रीजन है कि जो बिल्स की पेमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है वो उन्हीं बिल्स की पेमेंट करे जहां पे गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। अब सर क्या इंटरनल कंट्रोल अच्छा हमेशा चलता रहेगा? नहीं, इस इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन है। सर क्या लिमिटेशन है? अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा, गुड्स रिसीट का बंदा, ये सब साथ में मिल जाए, सप्लायर के भी साथ में मिल जाए, तो ये क्या कर सकते हैं ना, हो सकता है गुड्स रिसीव ही ना हो, और बिना गुड्स के रिसीव हुए गुड्स रिसीविंग सेक्शन ने वहां पे ठप्पा लगा दिया, और उस इनवॉइस के बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने पेमेंट भी रिलीज कर दी। तो कंपनी को तो बेचारी को 3 लाख रुपए का लॉस हो गया ना, जो उसने पेमेंट करी, और गुड्स तो रिसीव ही नहीं हुई, और इन तीनों बदमाशों ने वो 3 लाख अपने अपने बीच में बांट लिया। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एएफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, और जिससे वो एक्सपेक्ट करिए रिलायबल इंफॉर्मेशन आएगी, वहां पे अनरिलायबल इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, फिक्टिशियस परचेज भी हो सकती है। एंड ये क्यों हो रही है? ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एग्जांपल कॉल्यूजन, तीनों लोग साथ में कॉल्यूड कर रहे हैं। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के? यस। लास्ट बार एक बार रिकॉल करा दो। सबसे पहला राइमिंग, मैनेजमेंट में क्या है? जजमेंट। देयर इज अ जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। जजमेंट में क्या हो सकता है? आपकी जजमेंट अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, देयर इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन। और डिसीजन में बस याद रखना एक पॉइंट
डिसीजन किसका है अल्टीमेटली? एंटिटी पे कितनी पेनल्टी लगेगी, ये डिसीजन किसका है? कोर्ट का डिसीजन है। तो देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। और आखिरी में आप बोलोगे मैनेजमेंट का काम है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, टू डिवाइस प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल। और ये इंटरनल कंट्रोल हो सकता है अनरिलायबल इंफॉर्मेशन थे, क्यों? ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशंस। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। इसके अलावा हमने सेकंड मजबूरी पढ़ी ऑडिटर की, ये तो सबसे आसान थी, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ये कहता है यार बेचारा ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन टेस्ट ही नहीं कर सकता, ये इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। ऑडिटर डजंट टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन, ही कैन ओनली डू सैंपल टेस्टिंग। और ये बेचारा जो चीजें टेस्ट कर रहा है उसमें भी हो सकता है बदमाश मैनेजमेंट इसको सारी इंफॉर्मेशन ना दे। सो दैट इज अ लीगल लिमिटेशन कि मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाएगा। ऑडिटर कैन नॉट फोर्स द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। ही कैन ओनली रिपोर्ट, ये बेचारा सिर्फ रिपोर्ट करके चल सकता है। अब 90% बच्चों को ये 2 पॉइंट तो याद रहेंगे, इसके आगे का भूल जाएंगे। तो कनेक्ट कर लो कि मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है। देयर इज द फीलिंग ऑफ फ्रॉड। और ये चोर लोग कौन से होते हैं? ऑनेस्ट लोग होते हैं या डिसऑनेस्ट? डिसऑनेस्ट। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलेस पीपल हु मे बी इन्वॉल्व इन सोची समझी साजिश। सोची समझी साजिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स टू कंसील इट। ये फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है। फिर हमने फ्रॉड के 2 एग्जांपल्स डिस्कस करे जो बेचारा ऑडिटर पकड़ नहीं पाता। फॉर एग्जांपल, अगर एक परचेज इनवॉइस है जो 1000 रुपए का है, वहां पे मैनेजमेंट ने 3 जीरो और लगा दिए पीडीएफ एडिट करके, तो क्या इस तरह के जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, फैब्रिकेटेड मतलब जिस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं, क्या उनकी ऑथेंटिसिटी ऑडिटर चेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। So auditor is not an expert in authentication of the documents. He may accept the invalid evidence as authentic document. बेचारा हो सकता है खराब एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर ले, ये मान के कि ये ठीक है। तो दैट इज अ लिमिटेशन। सेकेंड थिंग इज, सपोज एंटिटी ने क्या किया, बहुत कचरा इन्वेंट्री पड़ी है, वो मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा। अब एंटिटी को अपनी सेल्स थोड़ी बेटर दिखानी है, तो इन्होंने क्या किया ना, रिलेटेड पार्टी को बोला हम तुमको सेल दिखा रहे हैं। इन्वेंट्री एक्चुअल में बेची नहीं है, पड़ी इसके गोडाउन में ही है, बस पेपर पे एक सेल दिखा दी। अब क्या ऑडिटर इतना समझदार है कि इस तरह की सेल्स को अच्छे से पकड़ पाएगा? नहीं सर, हो सकता है मैनेजमेंट इसको भी छुपा ले। तो ये कह रहे हैं एंटिटी मे हैव अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। दीज आर ओनली द पेपर ट्रांजैक्शन एंड ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। तो ये 2 एग्जांपल ध्यान रखना, हो सकता है ऐसे केस स्टडी में एग्जांपल डाले और फिर बोले बताओ ये कौन सी लिमिटेशन है, तो आप बोलोगे दिस इज द लिमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर इसको एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब थर्ड लिमिटेशन क्या थी? पहली उनकी मजबूरी, दूसरी अपनी मजबूरी, तीसरी मजबूरी क्या थी? फ्रॉड है तो पकड़ लो। सेकंड मजबूरी में यही तो था, फ्रॉड था, तुम पकड़ नहीं पा रहे थे फ्रॉड, मैं कह रहा हूं पकड़ लो। सर ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। जो ऑडिट है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है हमारे पास लीगल पावर्स भी नहीं है। सो ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। मैनेजमेंट पे कोई एलिगेशन नहीं है इन्होंने फ्रॉड किया है, तो आप नॉर्मली ऑडिट करोगे। और क्योंकि आपके पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लीगल पावर्स भी नहीं है। कौन सी लीगल पावर्स नहीं है? दया, दरवाजा तोड़ दो, आप सर्च नहीं कर सकते। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप ये वाली हरकतें भी नहीं करा सकते। यू कैन नॉट आस्क द अदर पर्सन टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ। तो ये 2 लीगल पावर्स आपके पास नहीं है, सर्च और रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द पर्सन ऑन ओथ। ये 2 चीजें आप नहीं कर सकते। तो सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क क्या है? ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप का फर्क है। इन्वेस्टिगेशन भी एग्जामिनेशन है, बट काफी डिटेल्ड एग्जामिनेशन। इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड पकड़ने के लिए। सो इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। ऑडिट की बात करूं तो आरे reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error to express an opinion thereon। सिर्फ बादशाह और हनी सिंह को थोड़ी रह पाता है, हमको भी ऑडिट वाले रह पाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोप की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फ्रॉड को पकड़ने में लगा हुआ है, छोटी सोच है। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड नैरो थिंकिंग। बट जब मैं ऑडिट की बात करता हूं, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज को अच्छे से चेक करेगा। तो इट इज अ जनरल एंड ब्रॉड स्कोप। गॉट इट सर। तो यहां हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट भी हो गया। गॉट इट सर। अब सर एक बात बताओ, 4th पॉइंट क्या था? तो मैंने कहा 4th पॉइंट तक आते आते ना तुम थोड़ा थक जाओगे, तो टाइम देख लेना। तो टाइम वाला पॉइंट क्या कहता है? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसको हमने एक एग्जांपल से समझा था। सर क्या?
कि सपोज मुझे परचेजेस की टेस्टिंग करनी है, तो मुझे ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, परचेज ऑर्डर, कोई इनवॉइस, कोई एग्रीमेंट, कोई पेमेंट की डिटेल, कोई क्वालिटी चेक। अब ये सब डॉक्यूमेंट लेने से पहले मुझे परचेज का प्रोसेस भी तो समझना चाहिए। हाँ सर, तो मैं परचेज का प्रोसेस समझता हूं एज अ ऑडिटर। और मैंने क्या किया, मैंने 2 साल इस प्रोसेस को अच्छे से समझा, तीसरे साल नहीं समझा। सर क्यों नहीं समझा? क्योंकि मेरे पास स्टाफ ही नहीं था ये सब चीजों के लिए टाइम लगाने के लिए। स्टाफ क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे अपनी कॉस्ट सेव करनी थी। मुझे अपनी कॉस्ट क्यों सेव करनी थी? क्योंकि मैनेजमेंट फीस प्रॉपर नहीं दे रहा। सो आई नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। जब मेरे को अपनी कॉस्ट सेव करनी है, फीस कम मिल रही है, तो कुछ चीजें हो सकता है मैं स्किप कर दूं। और मैंने स्किप क्यों करी? क्योंकि मैंने सोचा जो प्रोसेस पिछले 2 साल ठीक चल रहा था, इस साल भी ठीक चल रहा होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल उस प्रोसेस में चेंज हो जाए। और अगर प्रोसेस में चेंज हो गया, तो जो इंफॉर्मेशन पिछले 2 साल रेलिवेंट थी, वो इस साल इररेलिवेंट हो जाए। हाँ सर, तो यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट द रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इज द वैल्यू, इट डिमिनिशेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमेशा ऑडिटर को ट्राई करना है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेने का, बट सर साथ ही साथ एक बैलेंस भी मेंटेन करना है बिटवीन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। पनीर वाला एग्जांपल याद है? हाँ सर, पहले दिन क्या पनीर सफेद सफेद होता है, फिर हल्का पीला, फिर ज्यादा पीला, येलो येलो, डर्टी फेलो, फिर एक दिन काला पड़ जाता है। यानी द वैल्यू ऑफ पनीर, रेलिवेंस ऑफ द पनीर टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही ऑडिट में होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी रेलिवेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमिनिश होती रहती है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब इसके बाद हम चले थे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज द फ्यूचर इवेंट्स। अगर मैं बात करूं फ्यूचर इवेंट्स की, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जनरली किन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। सर 3 एडवांस अकाउंट्स में पढ़ा है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। इन दोनों को अभी के लिए भूल जाओ, गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? एंटिटी कल नहीं बंद होने वाली, एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है सर। अब मान लो 2 महीने बाद एंटिटी को कोई नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस वजह से एंटिटी बंद हो जाती है, तो फिर तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं वो तो मटीरियली मिसस्टेटेड हो गए। एंटिटी तो बंद हो गई 2 महीने बाद, तुमने तो कहा था गोइंग कंसर्न है। तो सर एज अ ऑडिटर हम ज्योतिषी थोड़ी हैं, हमको क्या पता 2 महीने बाद ऐसा नोटिस आ जाएगा मोदी जी का और वो एंटिटी बंद हो जाएगी। तो क्या करें? इसको भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन मान लेते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कोई इवेंट आ जाए जो एंटिटी की बैंड बजा दे, एडवर्सली उसको अफेक्ट कर दे, एंड एंटिटी के जो ऑपरेशन है वो बंद हो जाए, इट में सीज टू कंटिन्यू, वो बंद हो सकती है। अब ये क्यों हो सकता है? 3 रीजंस की वजह से। हमने इसका एग्जांपल लिया था कोरोना। अगर कोरोना आता है तो क्या हुआ था? सब लोग डिजिटल की दुनिया में चले गए थे, डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एवरीथिंग वाज हैपनिंग डिजिटली। इवन इफ वी टॉक अबाउट द टीचिंग इंडस्ट्री, सारे के सारे लोग फेस टू फेस क्लासेस से किस पे चले गए थे? ऑनलाइन पे चले गए थे। तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं क्या कह सकते हैं फ्यूचर इवेंट के। क्या? एक एडवर्स इवेंट हुआ जिसकी वजह से मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, यानी डिजिटलाइजेशन हो गई, एंड क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गई तो बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए, फ्रॉम फिजिकल क्लासेस टू फेस वो मूव हो गए, यानी इमरजेंस ऑफ अ न्यू बिजनेस मॉडल। आर दीज 3 पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसके साथ हमने प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस करे थे, एक बार फटाफट उन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो जो इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल हमने पढ़ा ना क्लास में कि एक बंदा गुड्स रिसीव करेगा, उस पर ठप्पा लगाएगा, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट रिलीज करेगा। अगर ये दोनों लोग साथ में मिल जाए, और फेक इनवॉइसेस पे पेमेंट रिलीज कर दें, तो आपने आंसर में क्या क्या लिखना है? तो सबसे पहली चीज उन्होंने पूछी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में वही आरे वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है सर, कि रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? ओपिनियन, एंड ओपिनियन के बाद रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। तो ऑब्जेक्टिव वाली चीज तो सेम टू सेम कवर हो गई। सेकंड चीज इन्होंने पूछी है कि बताओ व्हाई द ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल नॉट एब्सोल्यूट। तो आप इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग लिखोगे। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग ये नहीं कि सारा का सारा रायता साथ में फैला के आना है, नहीं, सिर्फ उनकी हेडिंग लिख के आनी है। सिर्फ आपने उनकी हेडिंग लिख के आनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनकी हेडिंग लिखोगे। ठीक है सर। अब इसने बोला है इनहेरेंट लिमिटेशंस बताओ इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो गिवन सिचुएशन में जो इंटरनल कंट्रोल वाला एग्जांपल है, कौन सी हेडिंग में पढ़ा था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप डिस्क्राइब करोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने भी यहां पे यही किया है। लास्ट में इन्होंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे और बोला कि कॉल्यूजन हुआ, विच इज द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, एंड यहां पे कंट्रोल्स ओवरराइड हो गए। गॉट इट? यू आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। एंड कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता।
क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 मेरे को लगता है और ट्रिकी क्वेश्चन इसमें कौन सा था? ट्रिकी क्वेश्चन आई थिंक इज क्वेश्चन नंबर 12। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो यहां पे कंपनी को लग रहा था कि यहां पे डमी वर्कर्स हैं, और इन डमी वर्कर्स वगैरह वाली चीज को पकड़ने के लिए इन्होंने एक ऑडिट फर्म को बुलाया ऑडिट करने के लिए। अब यहां जो ऑडिट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना अकाउंट्स की, ताकि वो डमी वर्कर को पकड़ पाए। क्या ये नाम का ऑडिट है? एक्चुअल में कुछ और है सर, एक्चुअल में कुछ और है। ये वही है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस, और इसको ऑडिट नहीं कहते बाबू, इसको क्या कहते थे? इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका नागिन सवाल है जो थोड़ा भेस बदल के आया, डायरेक्टली नहीं बोल रहा इन्वेस्टिगेशन बताओ। तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन पहचानोगे और फिर बोलता है हाउ इज ऑडिट डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, फिर आपका आंसर डायरेक्टली यहां पे सॉल्व हो जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शक की भावना। सर जब भी मैं बात करता हूं शक की भावना की, तो इस एटीट्यूड में 3 चीजें इंक्लूडेड है। क्या क्या सर? सबसे पहले तो अलर्ट रहना है, सबसे पहले तो अलर्ट रहना है। दूसरी चीज क्या बताई थी? क्वेश्चनिंग माइंड। एंड तीसरी चीज है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। अपन ने क्लास में एग्जांपल भी लिया था ना, वो शक की बीवी वाला, कि पति रात को घर पे लेट आया है, सफेद शर्ट पहन रखी है, वो सफेद शर्ट पे लाल दाग रखा है। हाँ, वो लाल दाग पत्नी को क्यों दिखा? क्योंकि अलर्ट थी। जैसी लाल दाग दिखा, पत्नी ने सवाल किया, ये लाल लाल दाग किस चीज का है? क्वेश्चनिंग माइंड। पति ने बोला केचप गिर गई थी, तो पत्नी ने भी सूंगा, ये केचप नहीं, ये तो लिपस्टिक है। तो यानी उसने क्या किया? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो तीनों बातें ध्यान रखेंगे सर। क्या? अलर्टनेस, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या तीनों बातें क्लियर है इस एटीट्यूड में? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, हमें अलर्ट किस चीज को लेकर रहना है? तो हमने एक प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल एक बैंक बैलेंस है 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इस 1 लाख के बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए मैं जनरली क्या लूंगा? बैंक स्टेटमेंट ले लूंगा। मैं जनरली तो बैंक स्टेटमेंट ले लूंगा। तो पर मेरे को बात बताओ, 1 लाख का 1 लाख बैंक स्टेटमेंट से चेक हो गया, बट मेरे को लगा ना इतना भी ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इतना भी ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लिया। एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। और मैंने बैंक से कंफर्मेशन ली। तो जब मैंने बैंक से कंफर्मेशन ली ना, तो उसमें सिर्फ 2 ही जीरो थे, बाकी 3 जीरो गायब थे। यानी एंटिटी ने बैंक स्टेटमेंट में गड़बड़ कर रखी है। तो आपने यही बोलना है दैट यू शुड बी अलर्ट टू वन ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर एविडेंस। जब एक एविडेंस दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसका मतलब आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। सो सेकंड पॉइंट यही लिख दो, दिस ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब सर डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पे शक है, मतलब आप उस पर रिलाय नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैनेजमेंट ने बदमाशी करी है। क्योंकि मैनेजमेंट ने बदमाशी करी। किसकी खुशबू आ रही है? फ्रॉड की खुशबू आ रही है। सो आप बोलोगे दीज कंडीशंस कैन इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। दीज कंडीशंस कैन इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब अगर मुझे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी लग रही है और मुझे इस पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा सर? अब आप एडिशनल प्रोसीजर करोगे। सो लास्ट पॉइंट से सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट अ नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो चारों पॉइंट फटाफट मुझे रिकॉल कराओ। कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, और पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलने के लिए मैंने क्या किया? नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मुझे बताओ किसकी रिस्क रिड्यूस होगी? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई। ये उई क्या था सर? उई का क्या मतलब है? ओ फॉर ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। यानी अगर बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन मैच नहीं कर रही है, कोई यूजुअल बात नहीं है, अनयूजुअल बात है। तो इस तरह की अनयूजुअल बातों को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी है। सेकंड ओ का मतलब था ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन। मैं अगर चाहता तो बैंक स्टेटमेंट पे कंक्लूड कर सकता था, जनरली मैं बैंक स्टेटमेंट पे कंक्लूड कर सकता था, बट मैंने ओवर जनरलाइज नहीं किया। मैंने स्टेटमेंट के साथ साथ कंफर्मेशन भी ली, तो ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन से भी मैं बच गया। एंड आई का मतलब क्या था? आई का मतलब था इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। Inappropriate assumptions regarding the nature, timing and extent of audit procedure. You are getting the point or not? Yes sir, जल्दी से बता दो। हाँ सर। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे कवर हो गए। अब इसी के साथ साथ शुभम सर ने एक एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल एंटिटी ने मान लो कोई सेल्स करी है, किसको करी है? रिलेटेड पार्टी को। अब क्योंकि पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो रिलेटेड पार्टी मेरी क्या बन जाएगी? डेटर बन जाएगी। अब ये जो डेटर है ना, इसको चेक करने के लिए मेरे पास इकलौता एक ही एविडेंस है, इकलौता एक ही एविडेंस है, एंड वो है डेटर की कंफर्मेशन। बट मुझे ना शक है,
मुझे कहीं ना कहीं शक है ये जो कंपनी और रिलेटेड पार्टी है ये लोग कॉल्यूड कर रहे हैं, ये लोग मिले हुए, यहां से फ्रॉड की खुशबू आ रही है। तो क्या ये जो इकलौता एविडेंस है आप इस पे रिलाय कर पाओगे? क्या आप इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस बोल पाओगे? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ बुक पे आओ, तो बुक पे अगर अपन देखें तो यही बातें यहां पे लिखी हुई है। अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के टॉपिक पे आते हो, कहां गया सर, यही रहा सर। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एटीट्यूड ऑफ थ्री थिंग्स, क्वेश्चनिंग माइंड, उसके बाद क्या बताया था, अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसके बाद ये कह रहा है कि जब भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करते हो तो आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि हो सकता है ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। हमें अलर्ट किन चीजों को लेकर रहना है, एकदम एग्जाम्पल के साथ चलना। वन ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है सर। इससे क्या होगा, ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर मैनेजमेंट से जो आपने इंक्वायरी कर रखी है उस पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एंड तीसरी चीज मैंने आपको इसमें क्या सिखाई सो, जब रिलायबिलिटी पे शक हो रहा है तो किसकी खुशबू आ रही है, फ्रॉड की खुशबू आ रही है। सो इट कैन इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो हमको क्या करने पड़ेंगे, एडिशनल प्रोसीजर करेंगे। इससे किसकी रिस्क रिड्यूस हो गई, उई का मतलब है ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन, एंड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग द आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। क्लियर है? इसके बाद जो नोट्स में बात दे रखी है, पहला पॉइंट तो यही दे रखा है कि अगर आपके पास एक ही एविडेंस है और उसी में से आपको लगता है फ्रॉड की खुशबू आ रही है तो वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे शक मत करना। जब तक आपको कोई रीजन ना मिले कि डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है तब तक आप डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन मान सकते हो, ठीक है सर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी देख लेना, और हां, अगर आपको डाउट हो ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या आपको फ्रॉड की खुशबू आ रही है तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करोगे, या एडिशनल प्रोसीजर करोगे। इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो भी मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है सर। एंड लास्ट में कहता है कि अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सच्चे अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो ना करूं, तब भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तब भी ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो नोट्स वाली बातें एक बार आप रीड करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यस, ये वाली बातें आपको एकदम दिमाग में सेट रहनी चाहिए। अब सर जो आपने क्वेश्चन कराया था एक बार फटाफट उसको रिवाइज करा दो। तो मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, हमने किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15। यस सर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था सर, बड़ी सिंपल सी बात थी। मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूं काफी सालों से, अब कंपनी में आग लगी है जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री जल के राख हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। तो कंपनी को कितने का लॉस हो गया, 5 करोड़ का लॉस हो गया। अब जब मैं कंपनी के फाइनेंशियल देखता हूं तो मुझे तो बड़ी अच्छी चीजें दिखती हैं। रेवेन्यू 20 करोड़ रुपए से बढ़ गया, जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 4 करोड़ रुपए से बढ़ गया। सर 5 करोड़ के लॉस के बाद भी इवन आफ्टर अ लॉस ऑफ 5 करोड़ प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़ा है। पर ऑडिटर इतना बुद्धू है कि जो ये पहले टेस्ट ऑफ डिटेल्स करता था, इसने आज भी वही टेस्ट ऑफ डिटेल्स करे हैं। ये आज भी बैठ के सेल्स के डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। डू यू थिंक टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज इनफ, और ही शुड हैव मॉडिफाइड हिज ऑडिट प्रोसीजर, ही शुड हैव परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसीजर। सर इसको ना इस साल की फिगर को पिछले साल से कंपेयर करके जो इनके बीच के वेरिएशंस है ना, इनको एनालाइज करना चाहिए था, इसको परफॉर्म करने चाहिए थे एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये कह रहा है बताओ ऑडिटर में क्या कमी है, तो कौन सी ये चीज है जो हमको बोलती है कि जरूरत पड़े तो आप अपने प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करो या एडिशनल करो। सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कमी है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कमी है। तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टॉपिक उठाओगे। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कौन सा आंसर आएगा यहां पे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कौन सा आंसर आएगा? तो याद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में मैंने आपको 3 बातें पढ़ाई हैं सर। क्या? एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें तो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर की कोई बात ही नहीं कर रखी। अलर्ट वाले केस में भी अगर मैं बात करूं तो यहां पे इन्होंने बोल रखा है कि भाई ये चीजों को लेके अलर्ट रहना चाहिए। बट कहां पे लिखा है कि इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर एक ऑडिटर कर सकता है? सर थर्ड वाले केस में लिखा है। थर्ड वाले केस में लिखा है कि अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करते हो तो इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर। तो जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात तो करोगे, साथ ही साथ आप बोलोगे, मैंने आपको जो आंसर लिखाया था
कि इस केस में इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई वाले आपके तीनों पॉइंट्स आ गए। फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो कि रेवेन्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 100 करोड़, नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 10 करोड़ एंड डिस्पाइट द लॉस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 5 करोड़, ये चीजें हुई हैं। तो ऑडिटर क्या लैक कर रहे हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और उसको क्या करना चाहिए? सर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर शुड बी ऑल्टर्ड। क्या करे बेचारा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ साथ एनालिटिकल भी करे, कहीं ना कहीं उसको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करने चाहिए। और ये वाली जो लाइन है, मुझे बताओ ये लाइन कोई नई है या फिर हमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के टॉपिक से उठा के डालनी है कि जब भी डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्रॉड देन मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। ये वाली लाइन उठा के डालनी है लास्ट में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या पूरे आंसर की फ्रेमिंग आ गई? इज द फ्रेमिंग ऑफ द आंसर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये आपका एकदम बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वाज आस्क्ड इन एमटीपी सितंबर 24। प्लीज इसको हल्के में मत लेना। साथ ही साथ एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि आप एग्जांपल्स दो कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में हमें किन चीजों को लेके अलर्ट वगैरह रहना है। तो इन्होंने अलर्ट वाले पॉइंट भी लिख दिए, उई वाले पॉइंट भी लिख दिए, तो इनको आप यहां से एकदम अच्छे से कवर करके चलेंगे। तो भले ही अगर आप चाहो तो रिवीजन को पॉज करके एक बार इसके पॉइंट्स को भी गो थ्रू कर सकते हो। अब इधर आओ आप इस अपने नोट्स पे। फिर मैंने आपको एकदम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बताई। क्या ऑडिट जरूरी है? हाँ है। किस केस में? कंपनी के लिए। टैक्स ऑडिट के केस में अगर आपकी टर्नओवर किसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। बाकी केसेस में जरूरी नहीं है, फिर भी लोग क्यों ऑडिट कराते हैं? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। अब आ जाओ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के सारे पॉइंट्स एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑडिट की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये यूजर कौन है? दो लोग पैसे देते हैं, एक पैसे ले जाती है। कौन कौन पैसे देके जाता है? शेयर होल्डर, क्रेडिटर। कौन ले जाता है? गवर्नमेंट। तो तीनों के पॉइंट लिख देना, मजा आ जाएगा। शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको कोई चाहिए जो जाके देखे। उसको एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए जो जाके देखे। ठीक है सर। क्रेडिटर को क्यों चाहिए? ताकि वो डिसीजन दे सके कि एंटिटी को पैसा देना है कि नहीं, लोन देना है कि नहीं। ठीक है सर। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? टैक्स लेने के लिए, टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। वैसे तो ये 4 पॉइंट काफी है, 1-2 पॉइंट और बाकी आप गो थ्रू करके चल सकते हो। सर ये चीजें हो कैसे रही हैं? सब कुछ एकदम अच्छे से कैसे हो रहा है? क्योंकि इंप्लॉइज बदमाशी नहीं कर रहे। पता है, अगर हमने कोई काम खराब किया तो ऑडिटर पकड़ लेगा। सो इंप्लॉइज के ऊपर हमेशा एक मॉरल चेक रहता है कि जो भी अगर वो फ्रॉड करेंगे तो ऑडिटर डिटेक्ट कर सकता है। अब डिटेक्ट वाले आप 2 पॉइंट्स बोल दो। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स में ऑडिट हेल्प करता है, एंड पॉइंटिंग आउट द डेफिशिएंसीज इन रिव्यूइंग द कंट्रोल। तो एक बार आपने कुछ नहीं करना, इसी टॉपिक को जो फ्लो बताया उसी में ध्यान रखना है, एंड यू जस्ट नीड टू एक बार गो थ्रू इट फ्रॉम द बुक। तो ये जो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट है, यहां पे आपके सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे कवर्ड हैं। इसके बाद शुभम सर ने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया था? हाउ द ऑडिटर इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीवन। तो इसके पहले आपको ये फ्लो पता होना चाहिए कि सबसे पहले एविडेंस होता है, यानी हमारे पास परचेज इनवॉइस होगा, उसकी ट्रांजैक्शन होगी, उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री के बाद कौन आता है? लेजर। लेजर के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब इसमें हमारा आंसर कहां से शुरू करना था? सर ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहे, हमको ये सोचना था मिसलीड करता कौन है? सुंदरी। तो मिसलीडिंग करने के लिए हमको क्या देखना था? सबसे पहले इसका गाना कौन सा था? एंट्रियां। तो 3 एंट्री वाले पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं कि अकाउंट्स जो बने हैं, ये जो लेजर अकाउंट्स बने, किसके बेसिस पे बने? एंट्रीज के बेसिस पे बने हैं। जो एंट्रीज हैं वो एविडेंस के बेसिस पे बनी है, और इस सब मामले के बीच में कोई भी एंट्री छूटी नहीं है। देन क्लियरली कंफर्म कर लेना कि ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर है या नहीं। ट्रू एंड फेयर पिक्चर है या नहीं, यानी इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है। कंफर्म क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर कौन दे रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल। बैलेंस शीट का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, एंड पीएनएल का मतलब होता है ऑपरेशनल रिजल्ट। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और याद भी हो गया। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया शुभम सर ने? अरे बोलो ना। ये वाला बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट हो गया, साथ ही साथ मिसलीडिंग वाला पार्ट भी हो गया। 3 एंट्री वाले पॉइंट एंड क्लियरली कंफर्म ट्रू एंड फेयर पिक्चर। इसके बाद हमने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ा था? सर हमने पढ़े क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। अगर मैं ऑडिटर की क्वालिटी की बात करूं तो ऑडिटर का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, उस पर रिपोर्ट करना। तो इसके अंदर 3 क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए? पुलिस वाली, युधिष्ठिर सर वाली और अकाउंटेंट वाली। पुलिस को क्या नहीं देना चाहिए? सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे मित्रों। लास्ट 1 मिनट ऑफ रिवीजन बेस्ट देंगे अपना। पुलिस को क्या देने से हमको कॉशन रखना है, सावधानी रखनी है? गिफ्ट देने से। अब गिफ्ट वाली सारी हमको अच्छी अच्छी क्वालिटीज बताओ।
गुड टेम्पर, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, इंटीग्रिटी, सच बोलना है। एफ का मतलब क्या था? सर एफ का मतलब भूल रहे हैं सर हम, फर्मनेस। हमको कहीं ना कहीं फर्मनेस रखनी है ताकि लोग हमारी बातों को हल्के में ना लें। टी का मतलब था टैक्ट। टैक्ट का मतलब क्या था सर? टैक्ट का मतलब था हमको ना चालाकी रखनी है, चतुराई से काम करना है और कौशन करना है। तो सारे बच्चों ने एकदम बढ़िया तरीके से मुझे ये वाली क्वालिटीज तो बता दी। इसके बाद और क्या होना चाहिए? शाइन ऑफ कल्चर, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के साथ साथ मैंने क्या बताया था? शाइन ऑफ कल्चर, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी। क्योंकि ये बंदा सच्चा है तो लोग इस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, बेसिकली ह्यूमन क्वालिटीज। आखिरी में आता है अकाउंटेंट। क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने हैं तो हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग टेक्निक्स। तो यहां मित्रों आपका जो लास्ट में आई थिंक मैंने टॉपिक दे रखा है, कहां गया? अरे इधर आओ। ये सारी क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर भी यहां पे आपका कवर हो जाता है। हमने सर बात करी थी एंगेजमेंट्स की, और एंगेजमेंट में हमने आज फोकस किया था ऑन द अश्योरेंस एंगेजमेंट। सो क्लास की स्टार्टिंग हुई थी सर, सबसे पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा ये किन एलिमेंट से बनी हुई है, किन एलिमेंट से बनी है हमारी अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब अश्योरेंस का मतलब होता है आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस दे रहे हो थ्रू योर कंक्लूजन। कौन कौन सी तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट है? अभी तक तो हमको सिर्फ ऑडिट का नाम पता था जिसमें हम बोलते थे अरे रीजनेबल अश्योरेंस, बट आज हमको पता चला कुछ रिव्यू भी है और कुछ अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी हैं। ठीक है सर, एक एक करके फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी। सर 3 पार्टीज कौन है? पहले तो प्रैक्टिशनर जो अपना कंक्लूजन देगा, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट मैटर, एंड तीसरा इंटेंडेड यूजर। तो जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है? अश्योरेंस देता है, वो कहीं ना कहीं अश्योरेंस देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडिट एंगेजमेंट की बात करूं तो प्रैक्टिशनर कौन है जो रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है? सर ऑडिटर है। जो ऑडिटर है वही रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो आप ऐसा कह सकते हो प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म। कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिशनर है, जिसमें जो बंदा ऑडिट कर रहा है वो भी आ जाता है, जो बंदा रिव्यू कर रहा है उसको भी आप प्रैक्टिशनर कह सकते हो, और अगर कोई अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट दे रहा है तो उसको भी हम प्रैक्टिशनर का नाम दे सकते हैं। सो बेसिकली ये वो बंदा है जो अश्योरेंस प्रोवाइड करके चलेगा। ठीक है सर। इसी के बाद आती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर ये अश्योरेंस किस पे प्रोवाइड करेगा? सब्जेक्ट मैटर पे। तो सब्जेक्ट मैटर बनाने का काम किसका है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट मैटर। अब ये सब्जेक्ट मैटर होता क्या है? ऑडिट के टर्म्स में बोलूं तो बेसिकली ऑडिटर किसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन देता है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? मैनेजमेंट बनाती है। तो ऑडिट के टर्म्स में आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द मैनेजमेंट। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट तो इजी है। उसके अलावा मैं बोलता हूं इंटेंडेड यूजर। ये इंटेंडेड यूजर कौन है? वो पर्संस जिनके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिनके लिए अश्योरेंस दी जा रही है। दीज आर द पर्संस फॉर हुम अश्योरेंस रिपोर्ट इज इशूड। जैसे ऑडिट के केस में हम बोलते हैं वो 2 पैसे देने वाले, 1 पैसे ले जाने वाली। कौन लोग पैसे देते हैं? शेयर होल्डर, क्रेडिटर। कौन पैसे ले जाता है? गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। सो दीज आर द इंटेंडेड यूजर इन केस ऑफ ऑडिट। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। फिर जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की, तो ये क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको एग्जामिन करेंगे। जिसको एग्जामिन करता है कौन? प्रैक्टिशनर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो क्या सब्जेक्ट मैटर था? अभी जस्ट डिस्कस किया था, दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। अब सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट किसके अगेंस्ट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडिट की बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसके हिसाब से देखा जाता है? सर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो मुझे एक बात बताओ, अश्योरेंस एंगेजमेंट का ये कौन सा एलिमेंट है जिसको आप बोल सकते हो एप्लीकेबल एफआरएफ? सर इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। तो कहते हैं क्राइटेरिया इज द बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट आप इवेल्युएट करते हो सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टैंडर्ड हो गया, कोई लॉ हो गया, कोई रूल्स और रेगुलेशन हो गई। तो ऑडिट में क्राइटेरिया क्या होता है? एप्लीकेबल एफआरएफ। इज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। फिर आता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी हमको क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, तभी ऑडिटर को कंफर्ट आएगा और वो बेचारा अपना ओपिनियन दे पाएगा। एंड लास्ट में आते हैं रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट ओरल होनी चाहिए? मैंने कान में जाके बता दिया, नहीं सर। दिस शुड बी अ प्रॉपर रिटन रिपोर्ट जिसके अंदर आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि एज अ ऑडिटर आपने क्या कंक्लूड किया अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये आपके बेसिक एलिमेंट्स बन जाते हैं। इनको एकदम अच्छे से समझ के चलना। और हमने जब क्वेश्चन बैंक किया तो इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन था 3 पार्टीज पे, तो तीनों पार्टीज को अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर। प्रैक्टिशनर का काम क्या है?
अश्योरेंस देना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए। और इंटेंडेड यूजर्स कौन है? जिनके लिए रिपोर्ट इशू हो रही है, जिनके लिए रिपोर्ट इशू हो रही है। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान रख के चलनी है। अब सर एक बात बताओ, इतनी देर से आप एंगेजमेंट कर रहे हो, अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट क्या होती है? रिंग सेरेमनी की बात नहीं हो रही। एंगेजमेंट का मतलब है कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई अरेंजमेंट हुआ है कुछ करने का। अब क्या करने का? तो यहां पे इन्होंने लिख रखा है एंगेजमेंट दो प्रकार की होती है, अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अश्योरेंस एंगेजमेंट की मैं बात करूं तो अश्योरेंस कैन बी रिलेटेड टू टू थिंग्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर थिंग्स। अगर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस है तो इसके दो छोटे बच्चे कौन है? ऑडिट और रिव्यू। और अगर अदर्स की बात करेंगे तो अदर्स की बात मैं आपको बताता हूं, रिलैक्स। अब सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? यही तो हमारी फेवरेट डेफिनेशन थी, यही तो हमारी फेवरेट डेफिनेशन थी। सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक बार फटाफट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिवाइज करो, फिर मैं आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट बताता हूं। सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली जो पीएनएल और बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है ना, उसी को बोलते हैं। बट सिर्फ इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, तो प्रॉपरली डेफिनेशन फ्रेम करनी आनी चाहिए। तो मैंने कहा हिस्टोरिकल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तोड़ दो। अगर मैं बोलता हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। दिस इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। आती कहां से है? अकाउंटिंग सिस्टम से। इट इज अबाउट इकोनॉमिक CCE। से विद मी, इट इज अबाउट इकोनॉमिक CCE। CCE का क्या मतलब है? सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन दैट वर प्रेजेंट एट अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। कहीं ना कहीं पास्ट के पॉइंट इन टाइम पे थे, जिसको आप प्यार से बैलेंस शीट भी बोलते हो। बैलेंस शीट इज एट पॉइंट इन टाइम, इट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यस सर। या फिर आप बोल दो इवेंट अकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड, जिसमें बेसिकली हम पीएनएल की बात कर रहे हैं। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो जाती है, जो आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती है। अब आओ मेरे साथ। सर अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? बड़ी सिंपल थी। ये एक एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर को क्या करना है? सर कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है। प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन। क्यों? टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। अब सर क्यों टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस? किसका कॉन्फिडेंस? ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, नॉट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कैसे कर रहा है? बाय इवेल्युएटिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल ऑडिटर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करता है अगेंस्ट द एप्लीकेबल FRF। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। कम ऑन, क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। तो क्या करना है? एक्सप्रेस करना है कंक्लूजन। क्यों करना है? टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। किसका कॉन्फिडेंस? ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। कैसे करोगे? बाय इवेल्युएटिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। डील डन? डन सर। तो यहां पे आपके जो नोट्स हैं, इसमें एंगेजमेंट वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन कवर कर ली। इस लाइन को बस एक बार रीड करके चलना, और एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो गए। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और मुझे बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर है? फिर मैं रिवीजन में आगे बढ़ता हूं। प्लीज टेल मी, इज एवरीथिंग क्लियर? फिर मैं एग्जांपल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट पे आगे बढ़ूंगा। बता दो मित्रों। डन डना डन 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 सर। अब आओ टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी फेवरेट ऑडिट की बात करेंगे। तो जो भी ऑडिट है उस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको आप प्यार से बोलते हो SA। ऑडिट में कौन सी अश्योरेंस होती है? कंप्लीट अश्योरेंस? नहीं सर। एब्सोल्यूट अश्योरेंस? बिल्कुल नहीं सर, दोनों सेम ही वर्ड है। गारंटी? नहीं। रीजनेबल अश्योरेंस, दैट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है सर। कैसे मिलती है? ऑडिट की साइकिल से। प्रोसीजर, एविडेंस, कंक्लूजन। अब सब में ज्यादा लगा दो। प्रोसीजर कम करेंगे या ढेर सारे? ढेर सारे। यानी इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, जो और डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं। सो इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर, उससे क्या एविडेंस मिलेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कंक्लूजन कैसे निकलेंगे? छोटे छोटे फीके फीके या रीजनेबल? सर रीजनेबल कंक्लूजन निकलेंगे। इजी सर। अब इसका छोटा भाई क्या है ऑडिट का? रिव्यू। रिव्यू में है काम चोरी। मैंने आपको जोमैटो की रिपोर्ट दिखाई थी ना? हाँ सर। तो मुझे बताओ जोमैटो की रिपोर्ट में इन्होंने सारे प्रोसीजर किए थे, या काम चोरी वाली सिर्फ मैनेजमेंट से थोड़ी इंक्वायरी कर ली, थोड़े से एनालिटिकल प्रोसीजर कर लिए कि इस साल के फिगर को पिछले साल से देख लिया? सर काम चोरी वाले काम। तो जब आप काम चोरी वाले प्रोसीजर करोगे तो क्या मैं बोलूं एक्सटेंसिव प्रोसीजर या लिमिटेड प्रोसीजर?
सर लिमिटेड प्रोसीजर। तो यही बात आपकी कॉपी में लिखी है, इधर आओ। सर ये कहता है सबसे पहले रिव्यू पे क्या लगती है, साड़ी। साड़ी का मतलब है SRE। दो SRE जो हमने क्लास में पढ़े वो क्या क्या है, SRE 2400, SRE 2410। साड़ी पहनने की सही एज क्या होती है, 24 ईयर। तो याद रखना SRE दो लगते हैं, SRE 2400, SRE 2410। ठीक है सर। इसमें कौन सी अश्योरेंस मिलती है, लिमिटेड अश्योरेंस, क्योंकि आपने लिमिटेड प्रोसीजर्स करे हैं। तो ये कहते हैं दिस इज अ वेरी लो लेवल ऑफ अश्योरेंस। साइकिल बता दो, प्रोसीजर, एविडेंस, कंक्लूजन, सबके आगे कामचोरी वाले वर्ड्स। प्रोसीजर कैसे, लिमिटेड। एविडेंस क्या था, नॉर्मल, हाँ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं, सिर्फ एविडेंस। और कंक्लूजन भी क्या आएगा, जब लिमिटेड प्रोसीजर करे तो लिमिटेड कंक्लूजन। इजी, इजी सर। अब मुझे बताओ ऑडिट और रिव्यू में कॉमनैलिटी क्या है। सर द कॉमनैलिटी इज दोनों में ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कंक्लूजन देते हैं। ओह, यानी आप ऐसा कहना चाहते हो कुछ ऐसी अश्योरेंस एंगेजमेंट भी हैं जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हाँ सर, कुछ अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट भी है जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इनको हम प्यार से बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। दो तरह के स्टैंडर्ड चीजों को लेकर डील करती हैं। हिस्टोरिकल का उल्टा क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक, जिसको आप बोलते हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज क्या है, डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ये वाली चीज आपके कोर्स में अभी डिटेल में कवर्ड नहीं है, बट यस दिस इज कवर्ड इन डिटेल। तो फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। जब भी शुभम सर बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है। सर सिंपल सी बात है, एंटिटी कह रही है हम आगे जाके रेवेन्यू इतना कमाएंगे, हम आगे जाके इतने प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो क्या ये एक्चुअल है या ये अजम्पशंस पे बेस्ड है। सर ये अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो एज अ ऑडिटर आपका पूरा फोकस यहां पे अजम्पशंस पे रहता है। तो ये कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन का क्या मतलब है, आगे जाके कोई इवेंट होगा, उस पर एंटिटी कुछ एक्शन लेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्डर आएंगे तो हम ऑर्डर को फुलफिल करके सेल बढ़ाएंगे। सर तो मजाकिया बातें हो रही है, हाँ अभी तो तभी चीज भी ऐसी है। तो ये कहता है दीज आर द अजम्पशंस बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट मे हैपन एंड उस पर पॉसिबल एक्शन जो एंटिटी ले सकती है। अभी बात बताओ, दो तरह की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी बताई थी। सर पहली तो आपने हमको बताई थी फोरकास्ट, दूसरी प्रोजेक्शन, तीसरी बोथ। इनको ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स एंड जो प्रोजेक्शन है दैट इज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट इंस्टॉल किया तो नया प्रोडक्ट बनेगा तो नई सेल बढ़ेगी, अच्छा कुछ भी। तो ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन होती है, बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और बोथ। डेफिनेशन क्लियर है, एग्जाम्पल्स क्लियर है, क्लियर है सर। अब आती है काम की बात। एज अ प्रैक्टिशनर आपको क्या लगता है यहां पे किस चीज को लेके आपको एविडेंस लेना चाहिए। सर एक ही चीज है जिससे आप प्रेजेंट इंफॉर्मेशन से फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन पे पहुंचते हो, दैट इज अजम्पशन। दैट इज अजम्पशन। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट, यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, अजम्पशंस को लेके क्या एविडेंस चाहिए। सर सबसे पहले तो हमको चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कि अजम्पशंस ठीक है या अजम्पशंस गलत नहीं है। सर अजम्पशंस गलत नहीं है, लिखने का लहजा है दैट मैनेजमेंट अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। तो अगर अजम्पशन ठीक है तो बना दो और बता दो। बना दो का क्या मतलब है, जो पीएफआई है दैट इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर द अजम्पशन। एंड बता दो मतलब जो अजम्पशन यूज किया उसके बारे में यूजर को भी बता दो। ऑल द मटीरियल अजम्पशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है सर। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें बस आपने ध्यान रख के चलनी है। सर दो छोटी बातें क्या है, क्योंकि पीएफआई फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है तो इन फ्यूचर इवेंट्स के लिए हो सकता है जो एविडेंस है ना वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड हो। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी के पास एक एग्रीमेंट है कि आगे जाके इनको 5000 ऑर्डर्स मिलेंगे, तो आपको नहीं लगता ये जो एविडेंस है ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। हाँ सर, तो ये बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। और आखिरी में ये कहता है हमें रिपोर्ट कैसे करनी है। क्या मैं ये रिपोर्ट करूं अजम्पशंस ठीक है, या मैं ये रिपोर्ट करूं अजम्पशंस में कोई गलती नहीं मिली। सर आपने ये रिपोर्ट करना है कि अजम्पशंस में कोई गलती नहीं मिली। सो आप बोलोगे एज अ प्रैक्टिशनर जो भी मैंने चेकिंग वगैरह करी, नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन, नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन टू बिलीव दैट द अजम्पशंस आर नॉट रीजनेबल। कि जो अजम्पशंस है ये रीजनेबल नहीं है, इसको लेके कुछ भी नहीं मिला। तो इनडायरेक्टली आप बस ये बोल रहे हो अजम्पशंस रीजनेबल है। सर इस तरह का जो अजीब तरीका है ओपिनियन देने का, इसको क्या कहते हैं। क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस है, नहीं। क्या ये लिमिटेड अश्योरेंस है, नहीं। इसको हम प्यार से बोलते हैं मॉडरेट अश्योरेंस। हम इसको प्यार से बोलते हैं मॉडरेट अश्योरेंस। तो ये आपने एक बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट में बात करूं ना,
आपको पीएफआई की डेफिनेशन आनी चाहिए जो कि बहुत सिंपल है, इवेंट्स और एक्शंस के बारे में, और आपको ये 3 एविडेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कौन सी अश्योरेंस आएगी, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और मुझे बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर है? फिर मैं आपको एक बार इसको बुक से गो थ्रू कराता हूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस सर, बहुत ही बढ़िया। अब मित्रों यही बात आपकी बुक में लिख रखी है, इधर आओ मेरे साथ। सबसे पहले बताओ अश्योरेंस का क्या मतलब, सिर्फ ऑडिट होता है? नहीं, चारों अश्योरेंस होती है, ऑडिट, रिव्यू, उसके बाद आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और लास्ट में इंटरनल कंट्रोल। जब भी मैं ऑडिट की बात करता हूं तो कौन सा टाइप ऑफ अश्योरेंस है ये? रीजनेबल अश्योरेंस। जब भी मैं शुभम सर रिव्यू की बात करेंगे तो क्या है? लिमिटेड अश्योरेंस। जब भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात होगी तो मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस तो है, बट अश्योरेंस किसको लेके? सर रिगार्डिंग द रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशन। और कंट्रोल्स में आप बात करते हो डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की। क्लियर है? क्लियर है सर। इस पे आपके पास बैक क्वेश्चन भी है, तो इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से कवर करके चलना। फिर सर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड्स की। आज स्टैंडर्ड्स में हमने सिर्फ 3 स्टैंडर्ड कवर करे, 4th स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। कौन से 3 स्टैंडर्ड? ऑडिट वाले को बोलते हैं ऐसे, रिव्यू वाले को साड़ी, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और अदर वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। इन दोनों केसेस में ऑडिट और रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और तीसरे वाले में किसका होता है? अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गॉट इट? गॉट इट सर। इसके अलावा ऑडिट वर्सेस रिव्यू, फटाफट ऑडिट वर्सेस रिव्यू के मेरे साथ दोनों के दोनों पॉइंट्स पढ़ेंगे। जब भी शुभम सर ऑडिट बोलते हैं तो इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। जब भी मैं रिव्यू बोलता हूं तो इसमें फर्क क्या है? लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेट। लिमिटेड का मतलब है ये ऑडिट से ज्यादा या कम है? कम है। लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन ऑडिट। गेटिंग इट? यस सर। उसके बाद यहां पे इन्होंने मॉडरेट लिख रखा है। ये जो मॉडरेट आईसीआई ने लिख रखा है ये कहीं ना कहीं गलत है, यहां पे लिमिटेड आना चाहिए, बट फिर भी इन्होंने मॉडरेट लिख रखा है तो चलने देते हैं। फिर ये कह रहा है कि अश्योरेंस मिलती कैसे है? तो पूरी साइकिल, फ्यूअर प्रोसीजर्स, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, और क्या मिलेगा? लिमिटेड कंक्लूजन। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सर दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं। गॉट इट सर। अब एक बात बताओ, क्या इसके साथ साथ हमने ये भी कवर किया था रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस? हाँ सर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रीजनेबल का मतलब है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, लिमिटेड का मतलब है लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब क्लियर है? हाँ। अब मिलती कैसे है? तो पूरी साइकिल से चलना। जब हम रीजनेबल अश्योरेंस की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? इलेबोरेट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर, उससे मिलेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कंक्लूजन कैसे निकलेगा? रीजनेबल कंक्लूजन, और एग्जांपल दे दो ऑडिट। रिव्यू की बात करें तो फ्यूअर प्रोसीजर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, और क्या मिलेगा? लिमिटेड कंक्लूजन। तो दूसरों के लिए 4 पॉइंट, अपने को बस फ्लो में चलना है। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके अलावा हमने बात करी स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट की। सब्जेक्ट मैटर इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। काम की चीज क्या थी? जितनी चीजें थी हमने ऑलरेडी इनको अभी नोट से कवर कर लिया। अगर आप चाहो तो यहां पे रिवीजन वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हो। वेरी गुड, आई होप सबने एकदम बढ़िया तरीके से रीड कर लिया। अब मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो आ जाओ 2-3 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक के बढ़िया वाले में आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। तो सबसे पहले हमने यहां पे किया क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अश्योरेंस एंगेजमेंट में सिर्फ ऑडिट नहीं आता तो क्या क्या आता है? सारी की सारी लिखी और सबके अश्योरेंस लेवल बता दिए। इजी इजी सर। फिर ये कहते हैं 3 पार्टी रिलेशनशिप, तो वही प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर के बारे में आपने यहां पे लिख के चलना है। फिर सर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 19। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इसकी जो फ्रेमिंग है ना ये समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है एसेज लगते हैं ऑडिट पे, जबकि एसआरई जो है वो लगता है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल गिविंग द एग्जांपल। तो फटाफट आ जाओ एक बार इसका आंसर एक बार डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो आपने बोलना है जो क्वेश्चन में लिखा है वही स्टार्ट करो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करते हैं ऑडिट ऑफ एचएफआई पे। अब आप बोलो ऑडिट क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है सर। जबकि एसआरई जो है ये अप्लाई करते हैं रिव्यू ऑफ एचएफआई पे। एचएफआई मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड रिव्यू क्या है? लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। बस आपने अगर एक ये लाइन भी याद रखी ना आप पूरा आंसर फ्रेम कर जाओगे, बिकॉज इसमें जो 3 बातें आपने करी है उन्हीं को फर्दर डिस्कस करना है, फर्दर इलेबोरेट करना है। 3 बातें कौन सी? एचएफआई क्या होता है,
रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या होता है, कम ऑन। एचएफआई क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं एचएफआई की, तो हमने इसको डेफिनेशन को तोड़ा, हिस्टोरिकल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स derived from the accounting records about the economic CCE, circumstances, conditions, events related to past events। क्लियर है सर। उसके बाद आपने डिफाइन करना था रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट को। तो आप बोलोगे ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब 99% बच्चे पता है इसके आगे क्या लिखेंगे, विच इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। आईसीआई ने ये लिखा है क्या, नहीं सर। यहां आपको एंगेजमेंट के रिस्क के बारे में बात करनी है, क्योंकि आप ये चीज भूल जाओगे, इसलिए मैंने इसको रिवीजन में हाईलाइट कर लिया। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द एंगेजमेंट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। फिर लिमिटेड में बोल दो इट इज टू रिड्यूस द एंगेजमेंट रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो यहां पे एक्सेप्टेबली लो आ जाएगा, यहां से लो वाले वर्ड को उड़ा देना। क्लियर है, क्लियर है सर। अब तीसरी चीज कौन सी रह गई जो बतानी थी, सर एचएफआई बता दिया, हाँ सर एचएफआई बता दिया। रीजनेबल एश्योरेंस बता दी, बता दी। अब लिमिटेड एश्योरेंस बतानी थी, वो भी बता दी। एग्जांपल दे दो। तो ऑडिट में तो जितने भी एसेज हैं उन सबको तो हमें आगे कवर करना ही है, तो 200 500 700 इन सबके नाम और डिटेल्स आगे आएंगे ही, ठीक है सर। जब मैं बात करता हूं एसआरई की, तो दो एसआरई है 2400 2410। इनके पास नाम ध्यान रखना, इंगेजमेंट टू रिव्यू द एचएफएस। एचएफएस मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 10 किसकी बात करता है, मैं बोलता हूं ये 1 नहीं आई है, ये 1 नहीं आई है। आई का मतलब है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन कर रहा है, कंपनी का ही ऑडिटर। कंपनी का ही ऑडिटर। तो सर एक बात समझ के चलना, अगर जो ऑडिटर पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है वही किसी क्वार्टर का रिव्यू करता है, यानी इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करता है, तो क्या आती है 2410। और इसके अलावा कोई भी रिव्यू का केस होगा, इसके अलावा कोई भी रिव्यू का केस होगा तो 2400 एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी जो रिव्यू कर रहा है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं, कोई और बंदा है। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट, यस सर। इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन किया प्यारा प्यारा, क्वेश्चन नंबर 20। अब सर क्वेश्चन 20 में क्या था, दो लड़कियां थी, एक थी कृति, एक थी सौम्या। कृति कहती है ऑडिट के अलावा कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट होती ही नहीं। सौम्या कहती है हट पगली, ऑडिट के अलावा भी बहुत एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होता, और भी तरह की होती है। तो मुझे बताओ कौन सही है, सर सौम्या ठीक है, कहीं ना कहीं सौम्या ठीक है। लगता है सौम्या शुभम सर से पढ़ी तो सौम्या ठीक है, तो सौम्या का आंसर सही है। बट क्या इतना लिखने से नंबर मिलेंगे, नहीं सर। स्टेट विद रीजन। तो कुछ नहीं करना, आपको टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पता है, ऑडिट, रिव्यू, हाँ सर, उनके बारे में लिख दो, उनके बारे में इंट्रोडक्शन लिख दो। तो आप बोलोगे ऑडिट एंगेजमेंट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, बट इसका ये मतलब नहीं है अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट है, ना 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 ना, उसके अलावा भी हो सकती है। अब उसके अलावा जो जो नाम पता है लिख दो, रिव्यू, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। सबके नाम लिख दिए, लिख दिए सर। अब इनको एक्सप्लेन भी तो करो, ये तो इंट्रोडक्शन दिया आंसर का। तो अब बोलो अश्योरेंस एंगेजमेंट सभी अश्योरेंस देती हैं, फर्क किसका है, डिग्री का। जो ऑडिट है वो रीजनेबल एश्योरेंस देती है, जो रिव्यू है वो लिमिटेड एश्योरेंस देती है। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस इज अ लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। मतलब सर जब आईसीआई क्वेश्चन पूछता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वर्सेस एसआरई वाला, तब रीजनेबल एश्योरेंस के आगे हमको लिखना है एंगेजमेंट रिस्क इज रिड्यूस टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा, इट इज रिड्यूस टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, रीजनेबल एश्योरेंस के आगे। और जब इस तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला, तब आप रीजनेबल एश्योरेंस में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे, इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो कई बच्चों को ना मन में डाउट आता है, सर यहां पे कुछ और लिखा है, यहां पे कुछ और लिखा है। तो वो डाउट भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर लिया कि कब आपने कैसे इस चीज के साथ डील करना है। समझ गए, समझ गए सर। रिव्यू में आएगी लिमिटेड एश्योरेंस विच इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू ऑडिट। फिर आप बोलो ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है जो डील करती है विद अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सी दो थी, पीएफआई यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एंटिटी। इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एंटिटी। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा था इनमें से दोनों में से कौन सा अच्छे से आता है, पीएफआई। पीएफआई में से भी कौन से 3 पॉइंट अच्छे से आते हैं, सर वो एविडेंस वाले। अजम्पशन ठीक है तो बना दो और बता दो, तो वही 3 पॉइंट आपने लिखने हैं, एविडेंस टू द इफेक्ट दैट अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। तो जब अजम्पशंस ठीक है यानी नॉट अनरीजनेबल है, तो बना दो और बता दो। मतलब पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड and presented on the basis of assumption and all the material assumptions are disclosed. So considering the facts of the case अपनी छोटी समरी पे हिसाब से लिख सकते हो और बोलो सोमाया is correct.
यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। इसके अलावा भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे बड़े सिंपल हैं। अगर मैं क्वेश्चन 21 की बात करूं, ये कहता है इन दिस कंटेक्स्ट गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो 3 एग्जांपल बड़े सिंपल से, ऑडिट, रिव्यू ऑफ पीएफआई, इनके बारे में लिख देना और जो इनका मेन पॉइंट्स है ना वो लिख देना। जैसे ऑडिट में आप बोलोगे हमको क्या चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस ओपिनियन देने के लिए, तो यहां आपने सीधा सीधा क्या किया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर लिख दिया। जब मैं बात करता हूं रिव्यू की, तो आप सीधा बोलो लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस और इसका पूरा साइकिल लिख दिया। समझ गए सर? फिर जब मैं बात करता हूं पीएफआई की, तो हमको 3 ही पॉइंट ढंग से याद रहते हैं। हाँ सर, तो वही आपने 3 पॉइंट्स यहां लिखने हैं। अजम्पशंस ठीक है तो बना दो, बता दो, और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। डील डन सर। इसी की आपने रिटर्न प्रैक्टिस करके चलनी है। फिर जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में कि जो हमारा सीए राजुल है, इसको अश्योरेंस देनी है पीएफआई पे। ठीक है सर, तो जब इसको पीएफआई पे अश्योरेंस देनी है तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा सर? इस पे लगेगा स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। कौन सी लेवल ऑफ अश्योरेंस आएगी? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस आएगी। एंड आखिरी क्वेश्चन पूछता है पीएफआई और एचएफआई में डिफरेंस क्या है? तो जो डिफरेंस मैंने आपको नोटबुक पे लिखवाया ना, वही का वही डिफरेंस आप यहां पे लिख के चलोगे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका डिफरेंस वाला पार्ट। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। क्या इस आंसर में कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है सर? ये डिफरेंस है, ये मेन क्वेश्चन था, ये एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? हमारे फेवरेट 3 पॉइंट्स, हमारे फेवरेट 3 पॉइंट्स। तो इसकी ना गांठ बांध लो, जब भी पीएफआई का क्वेश्चन आएगा चुपचाप ये तीनों पॉइंट्स लिख के आना कि हमको एविडेंस चाहिए कि अजम्पशंस ठीक है, यानी अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल, बना दो और बता दो। तो ये 3 बातें तो आपने लिख के आनी आनी अगर पीएफआई का क्वेश्चन है। गॉट इट सर। फिर जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन 23, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये कहता है आपको एंगेजमेंट पहचाननी है, टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो क्वेश्चन में क्या है, सीएटी को अपॉइंट किया गया है टू प्रोवाइड एन अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जब भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, 2 ऑप्शन क्या है, या तो ऑडिट या फिर रिव्यू। ये कहता है करेक्टरिस्टिक एंगेजमेंट की ऐसी है कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है जिसके बेसिस पे लिमिटेड कंक्लूजन निकलेंगे। तो मुझे बताओ लिमिटेड कंक्लूजन वाली कौन सी एंगेजमेंट होती है सर? दिस इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये कहीं ना कहीं लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है। और लिमिटेड अश्योरेंस के 2 फीचर और बता दो सर। लिमिटेड कंक्लूजन है तो लिमिटेड प्रोसीजर होंगे, हाँ, तो फ्यूअर प्रोसीजर लिख दिया। दूसरा लिमिटेड अश्योरेंस मतलब लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो ये आप दूसरा पार्ट लिख के चल सकते हो। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल मांगा होता तो महक ने एकदम सही बताया, फिर हम रिव्यू एंगेजमेंट वाला एग्जाम्पल इसमें लिख देते। गॉट इट सर। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट विद ऑल द क्लासिकल क्वेश्चंस गेट्स कंप्लीटेड। तो सर सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने रिलेटेड सर्विस की बात करी। इन द लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में कि जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है वो 3 तरह की होती है सर। 3 तरह की। पहली 2 जो होती है वो बदमाश होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है। फर्क होता है अश्योरेंस का, एक रीजनेबल देती है, एक लिमिटेड देती है। रीजनेबल वाली का नाम था ऑडिट, लिमिटेड वाली का नाम था रिव्यू। ठीक है सर। ये तीसरी जो है ना वो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करती थी, यानी ये बात करती थी प्रोस्पेक्टिव की और इंटरनल कंट्रोल्स की। क्या ये तीनों अश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैंने कहा कुछ ऐसी एंगेजमेंट ऐसी भी हैं जहां पे कोई अश्योरेंस नहीं है, जहां आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो। इनको हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विस और इन पे लगता है सरस। सरस का मतलब है SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। अब ये 2 एंगेजमेंट है बड़ी प्यारी प्यारी, एक है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एक है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक एक करके समझते हैं क्या फील है इन टॉपिक्स की। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होगा, आप मैनेजमेंट के साथ एग्री करोगे क्या कि कौन सा आइटम टेस्ट करना है और उस पर कैसे प्रोसीजर लगाने हैं। तो मैनेजमेंट ही आपको बता रही है क्या चेक करना है और उसको कैसे चेक करना है। तो अगर ऐसी कोई एंगेजमेंट है जिसमें मैनेजमेंट ही बताए कि आपको ना एंटिटी के डेटर्स चेक करने हैं और आपको इनके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है, तो ये ऑडिट नहीं है, दिस इज अ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और इसकी जो रिपोर्ट बनेगी इसमें आप जो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे वो भी लिखोगे। ये जो बात मैं बता रहा हूं ना कि रिपोर्ट में प्रोसीजर लिखोगे, यही सेम बात अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऐसे 210 वहां पे काम आएगी। ठीक है सर। और इस पे लगता है SRS 4400 एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। समझ गए सर, बड़ा सिंपल था। इसके बाद आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है? चीजें इकट्ठी करना। फॉर एग्जांपल कंपाइलर, जो बीवी सर क्वेश्चन बैंक देते हैं उसका नाम क्या है? कंपाइलर। उसमें क्या करते हैं? क्वेश्चंस कंपाइल करके देते हैं।
तो अगर मैनेजमेंट भी आपको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने की जगह क्या करती है, सर मैनेजमेंट ना आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। ओ, मैनेजमेंट आपको बाकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह दे रही है, तो मैनेजमेंट चाहती है आप इन सब चीजों को इकट्ठा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। तो इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली टेकिंग अ हेल्प ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज कॉल्ड SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ गए। अब एक बात बताना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर रहा है, क्या वही उसका ऑडिट भी कर सकता है? सर ये तो वही बात हो गई, ऑडिट का पेपर भी हम लिखें, चेक भी हम करें, तो हम तो पूरे में से पूरे नंबर देंगे। तो ये कहता है नहीं, ये गलत होगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता, और ये बात भी हम डिटेल में कवर करेंगे जस्ट आफ्टर 2 और 3 सेशन जब हम SQC1 पढ़ते हैं। ठीक है सर। अब इसी के साथ SQC की जब बात हो ही रही है तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। SQC क्या करता है? ये कहता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। सर इसमें क्या है? ये कहता है कि अगर एक फर्म है जिसमें ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके आर्टिकल असिस्टेंट है, इनको अपना काम आपको नहीं लगता एज पर स्टैंडर्ड्स करना चाहिए? करना चाहिए। क्या इनको कंपनीज एक्ट और बाकी लॉज से कंप्लाई करना चाहिए? करना चाहिए। तो अगर एक फर्म इंश्योर करना चाहती है कि उसके सारे के सारे लोग और जो पूरी फर्म है वो कंप्लाई करे विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं PRL रिक्वायरमेंट। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, PRL रिक्वायरमेंट। तो सर ये चीज कराने के लिए इसको क्या लगाना पड़ेगा? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसको कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिसको हम प्यार से बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, सो दैट द फर्म और उसके जो लोग हैं वो कंप्लाई करें किसके साथ? PRL रिक्वायरमेंट के साथ। PRL का क्या मतलब है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल। और जब ये लोग तमीज से काम करेंगे, एज पर स्टैंडर्ड्स करेंगे, तो आपको क्या लगता है रिपोर्ट इनएप्रोप्रिएट हो गया एप्रोप्रिएट? सर ऑटोमेटिकली ये लोग सही ओपिनियन देंगे, रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। अब एक बात बताओ, जो फर्म क्वालिटी से काम कर रही है, क्या इसको सिर्फ ऑडिट का काम क्वालिटी से करना चाहिए? नहीं सर, इसको रिव्यू भी क्वालिटी से करना चाहिए। इसको ऑडिट और रिव्यू क्या, बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट भी क्वालिटी से करनी चाहिए। और मैं कहता हूं सिर्फ अश्योरेंस क्यों, जो रिलेटेड सर्विस है वो भी क्या करनी चाहिए सर? वो भी आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी से करनी चाहिए। तो 100 बात की एक बात यह है कि जो SQC है ना, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो सिर्फ ऑडिट पे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंगेजमेंट। ये हर एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल हो जाता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आपने जब सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मेरे साथ रिवाइज कर लिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्या आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाना, आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाना और क्वेश्चन बैंक में जो ये आपके पास केस स्टडी 2 दे रखी है ना, इसको फटाफट रिवाइज कर लेना। इसको जैसे आप रिवाइज कर लोगे, आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने एंगेजमेंट वाले पढ़ाए हैं, ये आपके फटाफट डन हो जाएंगे। अब सर एक सवाल आता है, हम इतने टाइम से स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ा, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ा, और आज रिलेटेड सर्विस भी किया। इनकी जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड दिस स्टैंडर्ड्स? सर ताकि आप जो अपना काम कर रहे हो ना, वो एक इस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क के हिसाब से काम करो जो पूरा ग्लोब फॉलो कर रहा है। यानी जो स्टैंडर्ड्स इंडिया में बन रहे हैं वो कोई इंडिया वालों ने नहीं बनाए हैं, बाहर से ही कॉपी करे हैं। सेम स्टैंडर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, सेम स्टैंडर्ड्स फ्रांस, सेम स्टैंडर्ड्स जर्मनी, हर इंडिया कह रहा हूं, वर्ल्ड के हर कोने में सेम ही स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली योर ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो ये कहते हैं स्टैंडर्ड्स इंश्योर कि जो भी ऑडिट होगा इट विल बी अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क विच आर एट पार, विच आर जस्ट लाइक योर ग्लोबल प्रैक्टिसेस। और जब आप ग्लोबल प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स के साथ काम करोगे, आपको 2 चीजें मिलती हैं सर, क्या? नॉलेज भी मिलती है, स्किल भी मिलती है। इट इक्विप्स द अकाउंटेंट विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। और जब आप नॉलेज और स्किल से काम करोगे तो क्या होगा सर? काम में क्वालिटी आएगी और यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो दोनों बहनों को याद रखना, क्वालिटी भी आएगी, यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। क्वालिटी किस में आएगी? दोनों में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, ऑडिट में भी। जब मैनेजमेंट को पता है उसके बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होगी तो वो प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी क्वालिटी के साथ। यस सर। तो इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हेल्पिंग द यूजर्स टू मेक राइट डिसीजंस, डिलीजेंट डिसीजन। जो ऑडिट है उसकी भी क्वालिटी इनहेंस होगी। एंड लास्ट में यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है सर? चाहे रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ITC, HDFC, जोमेटो, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही तरह से ऑडिट होते हैं। यानी इट प्रोमोट्स यूनिफॉर्मिटी एज द ऑडिट इज कैरिड आउट यूजिंग दी स्टैंडर्ड। तो पांचों के पांचों पॉइंट सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे को रिकॉल करा दो ना सर। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स का फायदा क्या है? ये इस्टेब्लिश्ड है, हमको बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं इन लाइन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। जब मैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करता हूं तो मेरी क्या बढ़ती है?
नॉलेज एंड स्किल। कहीं ना कहीं मैं नॉलेज एंड स्किल के हिसाब से काम कर पाता हूं। तो फिर दो छोटी छोटी बहनें कौन मिलेंगी? क्वालिटी भी मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगी। क्वालिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वालिटी इन ऑडिटिंग, एंड यूनिफॉर्मिटी किस में आ जाती है? ऑडिट में यूनिफॉर्मिटी भी आ जाती है। क्लियर है 5 पॉइंट्स? यस सर। इस पे कहीं ना कहीं ऐसे कभी कभार एमसीक्यू या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ के चल सकता है। इसके बाद शुभम सर ने क्या क्वेश्चन कराया था? सर आपने हमको एक केस सिनेरियो पढ़ाया था। इस केस सिनेरियो में हमने सिंपल सी बात सीखी कि भाई अगर एक ऑडिटर है, उस बेचारे को इन्वेंट्री काउंट पे जाना है, फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इन्वेंट्री कितनी है। हाँ सर। अब वो जा ही रहा था और बीच में क्या हुआ मित्रों? मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया और ट्रैवल पे नहीं जा सकते हैं। क्या ऑडिटर गिव अप कर देगा? नहीं सर। ऑडिटर करेगा ऑल्टरनेट प्रोसीजर। वो कोई वीडियो कॉल कर सकता है, कोई ड्रोन्स यूज कर सकता है, या फिर वो रिकंसिलेशन बना सकता है कि पिछली बार जब काउंट किया था तो इतनी थी, फिर परचेजेस हुई, फिर सेल हुई, वो सब चेक किया तो पीरियड एंड की इन्वेंट्री पे आ गया। या वो क्या कर सकता है, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो उससे कंफर्मेशन ले सकता है कि भाई तुम्हारे पास क्या इन्वेंट्री पड़ी है। सो वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर सकता है। तो इसी टॉपिक पे आईसीआई कहता है कि जब भी आप मेन प्रोसीजर से डिपार्ट करोगे, जब भी आप मेन ऑडिट प्रोसीजर से डिपार्ट करोगे, यानी मेन ऑडिट प्रोसीजर नहीं करोगे, जैसे इस केस में क्या हुआ, मैं इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने नहीं गया, तो 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। तो सारे बच्चे बोलो वो 3 चीजें क्या थी? अरे मेन प्रोसीजर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट कर लो। सर अर्रे का क्या मतलब था? अर्रे का मतलब है जब मेन प्रोसीजर नहीं किया तो क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर किया, तो इस ऑल्टरनेट प्रोसीजर आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरी बात, रे का मतलब क्या था? ये वाले का रीजन फॉर डिपार्चर, क्या रीजन था आपने मेन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया? तो बोलो मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था। एंड तीसरी बात, इसको आप अपने रिपोर्ट में भी डालोगे, रिपोर्ट विल ड्रॉ द अटेंशन टू द डिपार्चर। गॉट इट? गॉट इट सर। समझ गए सर। इसी के ऊपर अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में जाते हो तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में आईसीआई ने क्वेश्चन दे रखा है। अरे दे रखा है या नहीं दे रखा? हाँ सर दे रखा है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, बाबू वाला जो क्वेश्चन था, तो मुझे बताओ बाबू वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपने क्या सीखा? सर हमने सीखा कि बाबू ने डेटर्स को लेके मेन प्रोसीजर जो था एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो नहीं कर पाया। हाँ सर नहीं कर पाया। तो इस बाबू ने ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या करे? सर डेटर से रिलेटेड जो भी सेल्स इनवॉइस थे वो देख लिए, प्लस डेटर तक माल पहुंचाने के लिए ईवे बिल लगा होगा फैक्ट्री से माल निकालने के लिए, वो देख लिया। डेटर से जो सब्सिक्वेंटली पैसा आया उसके लिए बैंक रिसीट्स देख ली। तो ये क्या किया? ऑल्टरनेट प्रोसीजर किया। तो आईसीआई आपसे क्वेश्चन में पूछता है, क्या इस केस में जब आपने मेन प्रोसीजर नहीं किया, कुछ और किया, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट करना है क्या? बोलो हाँ करना है। अर्रे का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट प्रोसीजर, रीजन फॉर डिपार्चर, एंड जो आपकी रिपोर्ट है दैट विल ड्रॉ द अटेंशन टू दिस डिपार्चर। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर्ली क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हमने एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ा, स्कोप ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी, देन वी आर गोइंग टू रिवाइज द स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड बस फिर ये चैप्टर इज डन 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 डन। कम ऑन, रेडी है सर। अब आओ स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करते हैं। कुछ चीजें ऑडिट के स्कोप में इंक्लूड होंगी, कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन की। अगर आईसीआई क्वेश्चन में लिख के देता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट, बोल देना गलत। ओनली दोज एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोज आर द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, बस समझ के चलना। सपोज अगर मैं बात करता हूं एंटिटी के कुछ इंटरनल कंट्रोल्स है, प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस है कि जितनी भी क्लीनिंग एजेंसी के बिल्स हैं इनको मैनेजमेंट चेक करेगा तभी पेमेंट करेगा। तो क्या मैं बोल दूं जो क्लीनिंग एजेंसी का खर्चा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा? हाँ, इट इज रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस प्रोसेस को चेक करना ये ऑडिटर के स्कोप में है। बट सर इनका ना एक और प्रोसेस है, सारे के सारे वॉशरूम्स रोज साफ होने चाहिए, क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना? नहीं। सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप। समझ गए सर। फिर सर आपने एक और बढ़िया पॉइंट बताया, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर इकट्ठा करेगा, मैंने क्या सिखाया था? इट शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्वांटिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब ये कह रहे क्वांटिटी के साथ साथ रिलायबिलिटी भी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं हम उस एविडेंस पे विश्वास कर सकते हैं। तो यही बात आपने बस समझ के चलनी है, और इसके बारे में और डिटेल में हम ऐसे 500 में कवर करेंगे। ठीक है सर। तो पहले 2 पॉइंट तो मरियल से हो गए। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपका एमटीपी May 24 ये कहता है कि हमको देखना है प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इसका फ्लो बड़ा आसान है। मुझे बताओ डिस्क्लोजर के बारे में कहा किसने है? शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उनको हम प्यार से बोलते हैं एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट।
तो एज अ ऑडिटर सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो किसको ध्यान में रख के चेक करनी है? एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या पहला पॉइंट आप लिख लोगे? सर 3 ही पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि डिस्क्लोज करना क्या है? सर समरी। हमको बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हुए ना ड्यूरिंग द ईयर, उनको समराइज करना है। अब कितना समराइज करना है, कितना नहीं समराइज करना है, तो मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगला पॉइंट यही है कि जो समरी है वो डिपेंड करेगी जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बस अब एक पॉइंट और रह गया। पहला पॉइंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अब करना क्या है? समराइज करना है, वो मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करेगा। अब मैनेजमेंट की जजमेंट के 2 एग्जांपल ही होते हैं, या तो अकाउंटिंग एस्टीमेट या अकाउंटिंग पॉलिसी। मुझे बताओ नोट्स टू अकाउंट्स में क्या समराइज करते हो? अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो आपने बोलना है मैनेजमेंट मेक्स मैनी जजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी। अब एक सही वाली अकाउंटिंग पॉलिसी, एक गलत वाली अकाउंटिंग पॉलिसी। सही कौन सी है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, फीफो, वेटेड एवरेज। गलत वाला क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ये तो अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, पॉलिसी थोड़ी। अब लास्ट में क्या आएगा? यही थर्ड पॉइंट के कंटिन्यूएशन में, मैनेजमेंट का काम है अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना, ऑडिटर का काम है चेक करना। ऑडिटर का काम है ये देखना कि जो भी सिलेक्शन हुई है और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन हुई है अकाउंटिंग पॉलिसीज की, वो प्रॉपर है कि नहीं, वेदर द सिलेक्शन इज प्रॉपर, वेदर द पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट देख ली, सेकेंड स्टेप पे क्या देखा? होती क्या है डिस्क्लोजर? समरी होती है। कितना समराइज करना है? मैनेजमेंट की जजमेंट। एंड थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया? मैनेजमेंट की जजमेट में अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करी और अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 एग्जांपल दिए और आखिरी में बोला ऑडिटर चेक करेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं और कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं। सो दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, दैट्स इट, डन सर। अब एक्सक्लूजन की बात करें तो बड़ी सिंपल है, ऑडिट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। सो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेरा फेरी हो रखी है, मैनेजमेंट ने कुछ पीडीएफ चेंज कर दिए या मैनेजमेंट ने कुछ फोर्ड सिग्नेचर कर दिए, तो ये बेचारा ऑडिटर चेक नहीं कर पाएगा। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर। एंड आखिरी में कहता है जो ड्यूटीज इसकी एक्सपर्टीज में नहीं है, आई एम आउट, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज, नमिता थापड़। तो ऑडिटर भी बोलेगा ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर कोई पीपीई है, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, अब ये मशीनरी में सही मटेरियल लगा है, ये बिल्डिंग में सही सरिया लगाई, ऑडिटर का काम थोड़ी है। तो दिस इज ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर, ये इंजीनियर वगैरह का काम है। ठीक है, तो यहां आपका स्कोप ऑफ ऑडिट एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से कवर हो जाता है। मेन आपने जो फोकस करके चलना है फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डिस्क्लोजर। डन 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 सर। अब अगर आप अपने नोट्स पे देखोगे ना तो मोटा माटी सारे के सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए। बस एक ये छोटा टॉपिक रह जाता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ये बस इतनी सी बात कहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप इंटर में पढ़ते हो, कोई अकाउंटिंग हो गया, कोई लॉ हो गया, कोई इकोनॉमिक्स हो गया जो फाउंडेशन में पढ़ा था, ठीक है सर। इसी तरह फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, यस सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर में पढ़ते, कॉस्टिंग इंटर में पढ़ते, तो इन सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एज ऑडिटर, ताकि आप ऑडिट अपना अच्छे से कर पाओ। तो इस टॉपिक को एक बार बस रीड कर लेना एंड एवरीथिंग विल बी डन डनाडन डन। सो यहां आपकी Q2 प्यारी प्यारी रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 विद फुल डिटेल एंड ऑल द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड। आई होप आपको काफी मजा आया होगा। बस इसी अप्रोच के साथ आपने पढ़ना है, इसी अप्रोच के साथ आपने पढ़ना है एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। सो मित्रों, यूं ही मेहनत करते रहो, यूं ही शिद्दत से लगे रहो एंड फिर मंजिल अपनी है, पक्का हम बढ़िया नंबरों से पास होंगे। सो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए हम राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव एन ऑसम डे अहेड। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।